दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस और उसकी स्टोरी चल रही है द तल्ला देस मैनीटर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जो बंगलो कोलियर ने बनाया था, जो कि नेपाल से लकड़ी गिफ्ट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको निकाल रहे थे। तो उस बंगलो के पास में जो खेत थे वो नीचे शारदा नदी तक जाते थे। अब बहुत पुराने समय पर यहां पर खेती की जाती थी, लेकिन अब यहां पर बहुत बढ़िया घास लगी हुई थी। अब जब घास लगी थी तो सांबर और स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल दिन रात कभी भी घास चरते हुए नजर आ जाते थे। और इस बंगलो के पीछे जो शानदार जंगल था, उसमें टाइगर भी रहता था, लेपर्ड भी रहते थे, तरह तरह की बर्ड्स भी थी, पी फाउल भी था यानी कि मोर, जंगल फाउल यानी कि जंगली मुर्गा, और मिलता था कलीज फीजेंट। और नदी के कई पुल बनते थे जो कि बंगलों के नजदीक में ही थे। और यहां पर बहुत बढ़िया मछली मिलती थी। अब अगले दिन जब हम लोगों को काला डूंगा जाना था, तो गंगाराम ने मुश्किल वाला ट्रैक लिया जो कि पूर्णागिरि मंदिर की तरफ से जाता था, और बाकी के सारे लोगों ने शॉर्टकट लिया जो कि जाता था शारदा गॉर्ज को। अब गंगाराम ने लंबा रास्ता इसलिए लिया था, इतना लंबा रास्ता कि उसे 10 मील की दूरी ज्यादा तय करनी थी, क्योंकि वो हमारे मिशन की कामयाबी के लिए हम लोगों की तरफ से पूर्णागिरि मंदिर में प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाना चाहता था। अब जब गंगाराम जा रहा था तो मैंने उससे कहा कि जब तुम मंदिर में जाओगे तो पुजारी जी से बात करना और उनसे पूछना उन रोशनियों का रहस्य जो हमने देखी थी उस दिन रात को। अब जब गंगाराम हमसे दोबारा मिला तो उसने हमें वो बातें बताई जो कि उसे पंडित जी ने बताई थी। पूर्णागिरि का जो मंदिर था वो देवी भागवती को समर्पित था। हर साल 10,000 से ज्यादा भक्तगण यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आता है बरमदेव से और दूसरा रास्ता आता है काला डूंगा से। अब ये दोनों रास्ते क्रेस्ट के नीचे, थोड़ा नीचे आपस में मिल जाते हैं। ये जगह है पहाड़ के उत्तर दिशा की तरफ। अब जहां पर ये दोनों रास्ते मिलते हैं वहां पर भी पूर्णागिरि जी के दो मंदिर है, लेकिन मान्यता ऊपर वाले मंदिर की ज्यादा है। अब एक जो सकरा रास्ता है उससे वही भक्तगण होकर जा सकते हैं जो कि पवित्र आत्मा है, उन्होंने पाप नहीं किए होते। अब जो लोग डर जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उन्हें बास्केट में कैरी किया जाता है लोगों की पीठ पर। अब जो पवित्र आत्मा होते हैं वो तो ऊपर वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं, और जो ऊपर नहीं पहुंच पाते उन्हें ये नीचे वाले मंदिरों में दर्शन करने होते हैं। अब जो ऊपर वाला मंदिर है वहां पर पूजा स्टार्ट होती है सूर्योदय के टाइम पर और दोपहर तक चलती है। अब दोपहर के इन घंटों के बाद नीचे के मंदिरों से ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जाता। अब जो ऊपर वाला मंदिर है वहां पर 100 फीट ऊंची एक चट्टान है। अब जो ऊपर वाला मंदिर है उसके पास जो पहाड़ का शिखर है वहां पर एक चट्टान है जो कि करीब करीब 100 फीट ऊंची है। वहां पर ऊपर जाना देवी मां ने निषिद्ध किया हुआ है, यानी कि मना किया हुआ। काफी समय पहले की बात है, एक साधु जो कि अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था, उसने सोचा कि वो जाएगा उस चट्टान के ऊपर, क्योंकि वो अपने आप को देवी मां के बराबर स्थापित करना चाहता था। अब जब देवी मां ने देखा कि उनके आदेश का अनादर किया जा रहा है तो उन्होंने गुस्से से उस साधु को पहाड़ के दूसरी तरफ फेंक दिया।
जहां बर्फीले पानी की नदी थी। तो वो साधु जो कि उस पहाड़ से हमेशा के लिए फेंक दिया गया, दूसरे पहाड़ से 2000 फीट ऊपर देवी माता की पूजा करता है लैंप जला के। ये रोशनियां हमेशा नजर नहीं आती, साल में कुछ समय पर ही नजर आती हैं और सिर्फ उन लोगों को ही दिखती हैं जिन्हें वो दिखना चाहती है। और ये रोशनियां जिम कॉर्बेट और उनके साथियों को इसलिए दिखी थी क्योंकि वो पहाड़ के लोगों की मदद करने जा रहे थे, मैन ईटर को मार के उनका भला करने जा रहे थे। इसलिए देवी माता ने परमिशन दी थी कि ये रोशनी दिख सके। तो ये खबर थी जो कि गंगाराम लेके आया था और उसने मुझे तब बताई थी जब हम टनकपुर में ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ हफ्तों के बाद मेरे पास आए रावल, जो कि पूर्णागिरि मंदिर के मुख्य पुजारी थे। वो मुझसे मिलने आए थे क्योंकि मैंने एक आर्टिकल छपवाया था पूर्णागिरि मंदिर की इन रोशनियों के बारे में। वो मुझे बधाई देने भी आए थे कि मैं पहला यूरोपियन था जिसे वो रोशनियां देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस आर्टिकल में मैंने लिखा था यही सब कि कैसे मैंने रोशनी देखी और जो गंगाराम ने रीजन बताए थे वो रीजन भी मैंने उस आर्टिकल में छपवाए थे। मैंने अपने पाठकों के लिए यह भी लिखा था कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए कोशिश कर सकते हैं उन रोशनियों को देखने की। और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि वो रोशनियां एक साथ नहीं आई थी। सारी की सारी रोशनियां एक ही साइज की थी, जिनका कि व्यास 2 फीट का था। हवा चल रही थी लेकिन उन हवाओं का उन रोशनियों पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो रोशनियां एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी, अपनी जगह चेंज कर रही। अब जो मुख्य पुजारी आए थे उन्होंने कहा कि वो रोशनियां अपने अस्तित्व में काफी पहले से हैं और उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। और इस बात से मैं भी सहमत था क्योंकि मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था और ऐसा देखा था कि मैं इससे ज्यादा स्पष्टीकरण दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं। अगले साल मैं मिस्टर मेलकम के साथ शारदा नदी में मछलियां पकड़ रहा था, जो कि अब जाने जाते हैं लॉर्ड हैली के नाम से, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे। अब सर मेलकम ने मेरा वो आर्टिकल पढ़ा था, तो जब हम शारदा नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि इशारे से बताओ वो जगह जहां तुमने वो रोशनियां देखी थी। हमारे साथ 4 मछुआरे थे जो कि गोल नाव को चला रहे थे जिसमें हम फ्लोट कर रहे थे। ये मछुआरे एक ठेकेदार की गैंग का हिस्सा थे जिनका काम था लकड़ियां तैराना। जिस ठेकेदार को नेपाल और कुमाऊं के जंगलों में लकड़ियां काटने का ठेका मिला था। ये लकड़ियां तैरा के लाने में बहुत ही मुश्किल होती थी और बहुत ज्यादा साहस का काम था। वही कर सकते थे जिन्हें जंगल के बारे में जानकारी। अब हम उस हैंगिंग रॉक के नजदीक पहुंचे जिसे कि कॉलियर ने ब्लास्ट कर दिया था और जिसके नीचे हमने रात गुजारी थी जब हम जा रहे थे तल्ला देश। यहीं पर एक रेतीला किनारा था नदी का। मेरे इशारे पर मछुआरों ने उस गोल नाव को वहीं पर रोका और हम किनारे उतर गए। अब मैंने उंगली से वो जगह दिखाई जहां पर मैंने वो रोशनियां देखी थी। तो सर मेलकम ने कहा कि ये जो मछुआरे हैं ये जरूर उसके बारे में जानते होंगे और रोशनियां कैसे आती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। तो सर मेलकम मछुआरों की तरफ मुड़े उनसे जानकारी लेने के लिए, और जानकारी लेना सर मेलकम को बहुत अच्छे से आता था और वो लोकल लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से जानते थे। और जो जानकारी मिली वो कुछ इस प्रकार से थी कि इन लोगों का घर था कांगड़ा वैली में, जहां पर उनकी खेती थी। लेकिन वो खेती इतनी नहीं थी
कि वो अपना जीवन यापन कर सके, तो उन्होंने ये लकड़ियां तैराने का काम कर लिया। और ये काम वो कर रहे थे ठाकुर दान सिंह बिष्ट के लिए। उन्हें एक एक फुट जंगल के बारे में जानकारी है, बरम देव के नीचे, क्योंकि यहां वो इतने बार आए गए हैं जिसकी की गिनती भी नहीं है। इस गॉर्ज को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लकड़ियां तैराते वक्त यहां उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन इतनी बार आने जाने के दौरान कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसी रोशनी नहीं देखी, एक बार भी नहीं। अब जब मिस्टर मैल्कम ने मेरी तरफ मुंह किया तो मैंने उनसे कहा, आप इन मछुआरों से एक सवाल और पूछिए। कितने सालों से ये शारदा नदी में काम कर रहे हैं, इतनी बार आए गए हैं जिसकी की गिनती भी नहीं है। क्या इन्होंने एक भी रात गुजारी है इस गॉर्ज के पास? जब ये सवाल उन मछुआरों से पूछा गया तो उनका जवाब था, नहीं, हमने एक रात भी नहीं गुजारी इस गॉर्ज के पास। उन्होंने कहा कि ना तो हमने कोई रात यहां पर गुजारी है और ना ही हमने कभी किसी को सुना है कि किसी दूसरे ने भी यहां पर रात गुजारी हो। और क्यों रात नहीं गुजारी है? क्योंकि उन लोगों ने सुना था ये गॉर्ज भूतों का अड्डा है, यहां पर बुरी आत्माएं रहती हैं। अब इस खतरनाक रास्ते में तीर्थयात्री या दर्शनार्थी मंदिर के दर्शन करने जाते थे। हालांकि वो पूरी सावधानी बरतते थे। मुख्य पुजारी ने भी उतने सुरक्षा के उपाय किए थे जितने कि वो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग गिर के मर जाते थे और ये माना जाता था कि उनकी आत्माएं यहां पर भटकती है। जब मैसूर के महाराजा ने पैसे दान में दिए और यहां पर एक स्टील की केबल लगाई गई, उसके बाद दर्शनार्थियों की सुरक्षा बढ़ी। तो जिम कॉर्बेट का भी मानना था कि यहां पर आत्माएं तो होंगी, लेकिन क्योंकि वो दर्शनार्थियों की आत्माएं हैं तो वो बुरी आत्माएं नहीं होंगी। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि अब वापस आते हैं मेरी कहानी पर। गंगाराम, जो कि पहाड़ों पर चल सकता था उतना तेज जितना तेज एक इंसान चल सकता है, मेरे साथ रुक गया था मेरा कैमरा पकड़ने के लिए। अब हमने 6 गढ़वालियों को कैच कर लिया उस जगह से 2 मील आगे जहां पर हमने रात गुजारी थी। अब अगले 6 घंटे तक हम बिना रुके चलते रहे। कभी चल रहे थे घने जंगल के अंदर, कभी चल रहे थे शारदा नदी के किनारे। हमारा रास्ता काला डूंगा से होकर, चुका से होकर, पहाड़ियों से होकर जा रहा था, कभी पहाड़ी के नीचे भी जा रहा था। अब वो दूर जो जगह थी, हमारा निशाना थी, हमारी मंजिल थी, वो तल्ला देश मैन ईटर का वो घास का मैदान था जहां कभी खेत हुआ करते थे। अब हिरण थे और उनके पास के जंगल में टाइगर थे, लेपर्ड थे। अब पहाड़ी के नीचे हम 2 घंटों के लिए रुके, खाना पकाने के लिए और फिर खाना खाने के लिए, क्योंकि अब हमें चढ़नी थी 4000 फुट ऊंची चढ़ाई। अप्रैल का महीना था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, सूरज सर के ऊपर था और जहां पर हम चल रहे थे वहां पर एक भी पेड़ नहीं था जो कि हमें छाया प्रदान कर सके। और यहां पर जो हमने चढ़ाई चढ़नी शुरू करी थी और मेरे साथ चढ़ने वाले आदमियों के लिए जिंदगी की सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई थी। अब जो कहने के लिए रोड थी वो एक रफ ट्रैक था जो बिना किसी हेयर पिन बेंड के सीधे ही चढ़ता जा रहा था। अब बार बार हम रुक रहे थे आराम करने के लिए और करते करते, चढ़ते चढ़ते शाम ढले तक हम पहुंच गए एक छोटे से गांव में। ये क्रेस्ट से 1000 फीट की दूरी पर था। अब जब हम चुका से गुजर रहे थे तो हमें चेतावनी दी गई थी कि इस गांव से बच के निकलना। ये इकलौता ऐसा गांव है उस इलाके में जहां पर इंसान रहते हैं और यही वजह है कि यहां पर मैन ईटर अक्सर देखा जाता है। अब मैन ईटर का खतरा हो या ना हो, हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि अब हम आगे जा पाए, तो हम रात गुजारने के लिए उस गांव में गए जिसमें जाने के लिए हमें मना किया गया था। अब जो 2 परिवार इस गांव में रहते थे, उनके चेहरे हमें देख के
खुशी से खिल गए। जब हमने आराम कर लिया, खाना खा लिया, मेरे आदमियों को रहने की जगह दी गई। बंद दरवाजों के अंदर मैंने अपना एक टेंट लगा लिया। एक पेड़ के नीचे वहीं पर था एक झरना। ये जो दो परिवार यहां पर रहते थे, इनकी पानी की जरूरतें ये झरना ही पूरी करता था। मेरे साथ साथी थे एक लालटेन और मेरी राइफल। अब अपने बेड पर सोते हुए मेरे पास पर्याप्त समय था परिस्थितियों का अंदाजा लगाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। बिल बेंस ने निर्देश दे दिए थे गांव के मुखिया को कि जब जिम कॉर्बेट साहब आए उसके बाद मैन ईटर किसी को भी मारे, उसकी बॉडी को वहां से हटाया ना जाए। अब वो जो लड़का जिसे कि मैन ईटर ने मारा था और जिसकी खबर टनकपुर के पेशकार ने जिम कॉर्बेट को दी थी, उसे मैन ईटर ने मारा था 4 तारीख को। आज 6 तारीख की रात थी। टनकपुर में जब हमने ट्रेन छोड़ी थी, उसके बाद हमने कोशिश की थी कि हम जरा भी समय बर्बाद ना करें, जल्दी से जल्दी घटना स्थल पर पहुंच जाए। मुझे पता था कि हमारे आने के पहले ही टाइगर उस शिकार को पूरी तरह से खा चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर टाइगर को डिस्टर्ब ना किया जाए तो उस इलाके में 1-2 दिन और रहेगा। जब हम कैंप से चले थे तो मुझे उम्मीद थी कि हम समय रहते ही वहां पर पहुंच जाएंगे और एक भैंस को बांध देंगे टाइगर के बेट के रूप में। लेकिन ये जो खड़ी चढ़ाई थी, इसकी वजह से हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहां तक पहुंच पाए और एक दिन बर्बाद हो गया। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे, मजबूरी थी। अब मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि टाइगर उस इलाके से ज्यादा दूर ना गया। और सबसे ज्यादा मुश्किल की बात यह थी, दिक्कत की बात यह थी कि कुमाऊं के इस हिस्से के बारे में मुझे ज्यादा तो छोड़ो कुछ नहीं पता था। टाइगर इस इलाके में 8 साल से वारदात कर रहा था। करीब 150 यानी कि 150 से ज्यादा इंसानों को अपना शिकार बना चुका था। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने लोगों को मारा है, इतने सालों तक वो यहां पर कार्रवाई कर रहा है, तो उसका इलाका छोटा तो नहीं होगा। तो अगर उसके साथ हमारा कांटेक्ट छूट गया तो बहुत टाइम लग जाएगा टाइगर को दोबारा ढूंढने में। लेकिन अब टाइगर क्या करेगा, उसने क्या किया, क्या होगा, इस बारे में चिंता करके कुछ हासिल नहीं होने वाला था। तो मैं सो गया। हमें सुबह जल्दी जल्दी चलना था और दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि गंगाराम लालटेन जलाने के लिए टेंट के बाहर आया, जो रात को जलते जलते बुझ गई थी। जब तक नाश्ता तैयार हो रहा था, मैंने उस झरने में स्नान किया। अभी नेपाल की पहाड़ियों के पीछे से सूरज उगना ही शुरू हुआ था। तब तक सारा सामान पैक हो चुका था और मैंने अपनी .275 रिग्बी माउजर राइफल साफ भी कर दी थी, उसकी ऑयलिंग भी कर दी थी और उसकी मैगजीन के अंदर 5 गोलियां डाल दी थी। अब मैं निकलने की तैयारी में था और एक गांव से दूसरे गांव के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो टूट चुका था आदमखोर की वजह से। और इस गांव के जो दो परिवार थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उस लड़के को टाइगर ने कब मारा। इसलिए वो लोग मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे कि मुझे बता पाए कि मुझे किस दिशा में जाना है और वो यहां से कितनी दूर है। अब हम लोगों को नहीं मालूम था कि मुझे और मेरे आदमियों को अगला खाना यानी कि भोजन कब मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा, अच्छे से खाना खा लो। अब जब हम चलने के लिए तैयार थे तो मैंने आदमियों से कहा, मेरे साथ साथ नजदीक में चलना और जहां पर भी हम आराम करेंगे खुला इलाका होना चाहिए। अब हमने उस रास्ते को दोबारा ज्वाइन कर लिया जिसे छोड़कर हम इस गांव की तरफ आए थे जब हम बहुत ज्यादा थके थे। एक जगह मैं रुका शानदार नजारा देखने के लिए, जो शारदा नदी के नजारे थे और जो नजारे थे पहाड़ों के। अब टनकपुर के आगे शारदा नदी एक चांदी के रिबन की तरह से नजर आती थी और वहां तक नजर आती थी कि जिसके बाद नजर आना बंद हो जाता है।
यानी अनंत दूरी तक। परछाई के पीछे चुका गांव नजर आ रहा था और मिस्ट में चुका छुपा था। लेकिन यहां से मुझे वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो चुका से ठाक की तरफ जाता था। हालांकि उस इलाके में मैंने बहुत काम किया था और उस इलाके का चप्पा चप्पा मुझे मालूम था। यहां पर मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ठाक गांव जो कि चांद राजाओं ने गिफ्ट में दिया था पूर्णागिरि मंदिर के पुजारियों को, सूरज की रोशनी में सुनहरे रंग का दिख रहा था, जो कि चोटी पर स्थित था, पूर्णागिरि पर्वत पर। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।